तो 7:57 पर 8 बजे का सबसे बड़ा सवाल यह कि जिस जगह पर चुनाव होना है वहां ठाए ठाए हो रही है, कमाल की मुस्तैदी है। खबर श्योपुर से, आदिवासियों को धमकाने के लिए बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मामला चुनावी वोटिंग से जुड़ता हुआ जा रहा है। 9 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। गोली लगने से 2 आदिवासी घायल हुए, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। धनाचया गांव में यह वारदात हुई है। फायरिंग करने वाले आरोपियों में से एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है बंदूक के साथ। आधार कार्ड पूछे गए, आधार कार्ड पूछकर बदमाशी की गई। 9 बदमाश थे। कमाल की बात है, इसी जगह, इसी श्योपुर के विजयपुर में चुनाव होने हैं, यानी पूरा प्रशासनिक महकमा वहां पर होगा। कानून व्यवस्था की पूरी फौज वहां पर होगी और 9 बदमाश आते हैं, ठाए ठाए करके चले जाते हैं। 8 चले गए, 1 पकड़ा गया। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गोली लगने से 2 आदिवासी भी घायल हुए, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सवाल जस का तस बरकरार, कैसे 9 बदमाश अंधाधुंध फायरिंग कर सकते हैं? सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, अच्छा लगता है जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, और एक छोटे से बाय इलेक्शन में जिस जिले में वो होना है, 9 बदमाश धाए धाए कर रहे हैं। वासु, बिल्कुल अली जी, देखिए बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि जहां पर भी चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, वहां पर पूरी कानून व्यवस्था जो है उसको मुस्तैद रखा जाता है। बाहर से जो फोर्सेस हैं वो बुलाई जाती हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाती है, वाहनों की चेकिंग होती है, जो हथियार होते हैं उनको थाने में जब्त करा लिया जाता है, और जब हथियार जब्त हो जाते हैं तो फिर ये फायरिंग हो कहाँ से रही है, ये अपने आप में एक जो बड़ा सवाल है वो खड़ा हो जाता है। ग्वालियर चंबल इलाके का ये चुनाव है और ग्वालियर चंबल में इस तरीके की घटनाएं होना नई बात नहीं है। नई बात नहीं है तो यानी कि पुलिस को और भी ज़्यादा सजग रहना चाहिए कि ये जो इलाका है सेंसिटिव है, और सेंसिटिव बूथ्स को, सेंसिटिव इलाकों को, सेंसिटिव जोन्स को अलग से चुनावों के दौरान मार्क किया जाता है, ताकि जो कानून व्यवस्था है, जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे। किसी भी तरीके से जो चुनाव है वो प्रभावित ना हो, ना ही धनबल से, ना ही बाहुबल से। लेकिन स्थितियाँ जो है वो उलट नजर आई, जिस तरीके से कल फायरिंग की घटना हुई और फिर बदमाश जो है वो मौके से फरार होने में भी कामयाब हो गया। महज एक आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुआ है, उससे अब पूछताछ की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि कब तक बाकी के जो लोग हैं जिन्होंने डराने धमकाने का और गोलियां चलाने का काम किया, फायरिंग करने का काम किया, वो पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। और अब लिहाजा सिर्फ 24 घंटे बचे हुए हैं मतदान होने को। कल इस समय तक जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा, और उससे पहले इस तरीके की घटना सामने आना कहीं ना कहीं मतदाताओं को भी प्रभावित करने का काम करता है, चुनाव को भी प्रभावित करने का काम करता है। एक और नारा दिया जाता है, फेयर इलेक्शन और फ्री इलेक्शन, फियरलेस इलेक्शन। तो अगर इस तरीके से गोलीबारी होगी, गुंडागर्दी होगी, तो फिर ये तीनों ही चीज़ें कैसे संभव हो पाएंगी? तो शासन प्रशासन को सोचने की और व्यवस्थाओं को और भी ज़्यादा दुरुस्त करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत। जी, इस तमाम जानकारी के लिए सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी भी दे रहे थे। अच्छी बात यह भी याद दिलाई कि हथियार तो जमा हो गए थे, फिर गोली कैसे चल गई? गोली सिर्फ वहां नहीं चली है, होशंगाबाद का नर्मदापुरम कर दिया। व्यवस्थाएं सुधरी, उत्तर प्रदेश से आकर ठाए ठाए हो रही है। नर्मदापुरम से खबर, सिवनी मालवा में एक युवक ने युवती पर गोली चला दी। सिवनी मालवा थाना इलाके के दूधियाबड़ मार्ग पर यह वारदात हुई है। युवती को नर्मदापुरम जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। गोली चलने के कारण साफ नहीं है। आरोपी की तलाश की जा रही है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपी ललितपुर से आया, रुका, गोली चलाई और चला गया। नर्मदापुरम का पूरा मामला है। बेखौफ बदमाश सरेआम ठाए ठाए। युवती का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वजह साफ नहीं हो पाई है, पर यह माना जा रहा है कि कोई बड़ी वजह इसके पीछे निकलकर सामने आ सकती है। युवक ने युवती को गोली मारी। युवती को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पड़ताल की जा रही है, आरोपी की तलाश की जा रही है। अब तक जो जानकारी लगी है, आरोपी बाहर से आया था, गोली मारी और चला गया।
क्यों गोली मारी, यही सबसे बड़ा सवाल। लुगदी साहित्य, वेद प्रकाश शर्मा बड़े राइटर, कब से लिखकर चले गए वर्दी वाला गुंडा, खाकी पर सवाल है। रायसेन से बड़ी खबर, महिला पुलिस वाले पर दबंगई का आरोप है। महिला पुलिसकर्मी पर गोल्डन सिटी में दंपत्ति से मारपीट के आरोप लगे हैं। पिंकी पाल इनका नाम है। मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। खास बात यह, पुलिस की तरफ से दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया गया, जिसे क्रॉस एफआईआर कहा जाता है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला, यह वीडियो भी सामने आया है। महिला पुलिसकर्मी पिंकी पाल पर मारपीट के आरोप लगे हैं, इसीलिए मैंने आपको याद दिलाया, वर्दी वाला गुंडा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खाकी पर सवाल उठाती हुई यह तस्वीरें। तो एक तरफ वर्दी वाले गुंडों से निपटा जा रहा है, दूसरी तरफ प्रशासन में सर्जरी हो रही है। सर्जरी होती क्यों है? कसावट के लिए। और पिछली खबरें बता रही हैं कसावट कैसी है। मध्य प्रदेश में देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 26 आईएएस अफसर इधर से उधर, एसीएस पीएस समेत 26 आईएएस के ट्रांसफर हुए हैं। राघवेंद्र सिंह संजय शुक्ला मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाया। मुख्यमंत्री कार्यालय में दोनों प्रमुख सचिव थे, राघवेंद्र सिंह और संजय शुक्ला। अब राघवेंद्र सिंह संभालेंगे औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई। यहां पे सरकार का बहुत फोकस बढ़ा है, यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है। और संजय शुक्ला को नगरीय विकास आवास का प्रमुख सचिव बनाया गया। ऊर्जा की जिम्मेदारी एसीएस मनु श्रीवास्तव को खेल और युवक कल्याण भेज दिया गया। ऊर्जा विभाग इनसे लेकर नीरज मंडलोई को दे दिया गया। एसीएस नीरज मंडलोई से नगरीय विकास का प्रभार लेकर संजय शुक्ला को दे दिया गया है। शुक्ला को गृह निर्माण, अधोसंरचना, विकास मंडल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। 26 आईएएस अफसरों के तबादले हुए, देर रात ये लिस्ट आई है। थोक बंद तबादले इसे कहा जा रहा है, लेकिन मोहन सरकार आने के बाद तबादलों के ये सिलसिले लगातार चल रहे हैं। खास नाम नीरज मंडलोई, संजय शुक्ल, राघवेंद्र का है। और सहयोगी वासु हमारे साथ लगातार बने हुए। एक बार फिर वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, थोक बंद तबादले, हालांकि आपने पिछली बार ये बहुत अच्छा डिकोड भी किया था कि सरकार का फोकस निवेश पर है, कॉन्क्लेव लगातार हो रहे हैं। इन 26 को भी जरा बताइए, क्या ये थोक बंद तबादले कह रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, कल फिर एक बार आधी रात को आईएएस अफसरों के तबादलों की जो सूची है वो आई है। हालांकि मंत्रालय स्तर पर ही ये जो तबादले हैं वो हुए हैं। जिलों की जमावट में इससे कोई फर्क नहीं आया, यानी कि जो कलेक्टर हैं वो यथावत रहने वाले हैं। 26 जो आईएएस अधिकारी हैं जो अलग अलग विभागों की बागडोर संभाल रहे थे बतौर एसीएस और पीएस, यानी कि प्रमुख सचिव विभागों के, उनको एक विभाग से दूसरे विभाग में शिफ्ट करने का जो काम है वो किया गया है। लेकिन राघवेंद्र सिंह और संजय शुक्ला जो मुख्यमंत्री सचिव थे, उन्हें अब विभागों में भेजा गया है और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और उसमें गौर करने वाली बात यही है कि राघवेंद्र सिंह जो है वो एमएसएमई विभाग का भी अब जो चार्ज है वो संभालेंगे। औद्योगिक विकास, औद्योगिक नीतियों से संबंधित जो काम है उसको वो संभालते हुए प्रदेश के अंदर नजर आएंगे। और लगातार जो कॉन्क्लेव्स हुई थी उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी कहीं ना कहीं रही है। और अब चूंकि अगली कॉन्क्लेव 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में होनी है और उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी है, जिसको लेकर सरकार जो है करीब 1 साल से तमाम सारी जो कवायद हैं उनमें जुटी हुई थी। तो बहरहाल देखना होगा कि अब राघवेंद्र सिंह के आने से ये इस काम में कितनी तेजी आती है और कितना बड़ा निवेश जो है वो मध्य प्रदेश में आकर्षित होता है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वही तमाम व्यवस्थाओं को और पॉलिसीज को संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संजय शुक्ला को आप देखें तो नगरीय विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी काम चल रहा है, चाहे मेट्रो प्रोजेक्ट की ही बात क्यों ना हो। तो यहाँ पर 2 बड़े अफसरों को भेजा गया है। इसके अलावा चाहे नीरज मंडलोई हो या अन्य अधिकारी हो, उनके विभागों में भी जो तबादले हैं वो किए गए हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह सिर्फ प्रशासनिक जमावट जो है वो बताई जा रही है, लेकिन अब सरकार का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस पे है। और इसको लेकर ये जरूरी हो जाता है कि समय समय पर अधिकारियों की जो जिम्मेदारियां हैं उनमें तब्दीली होती रहे और अधिकारियों के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उन्हें विभागों का काम सौंपा जाए। जी ठीक 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 ठीक, ये बात भी सही है। वैसे वासु ने जानकारी दी कि प्रशासनिक कसावट के इरादे से। एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट है, वो भी दर्शक जान लें। मोहन सरकार में आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर आधी रात को, 8 महीने में 144 अफसरों के तबादले। 109 तो ऐसे थे सुबह सुबह उठे
तब पता चला कि ट्रांसफर हो गया है। बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। कराची से पढ़ाई करने वाला एक ऐसा कातिल जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, हत्यारा कई शहरों में छिपता फिर रहा था। कैसे खुला कातिल किराएदार का राज, देखिए। कराची से पढ़ाई, रायपुर में मर्डर। नटराज की मूर्ति से कई वार। मकान मालिक का काम तमाम। 6 शहर में छुपता रहा हत्यारा। उधारी का चस्का, शौक बेहिसाब। कातिल किराएदार, हत्यारे का पाकिस्तान कनेक्शन। उम्र 41 साल, नाम मुकेश सिंह धारवानी। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में माहिर है। चेहरे पर बिल्कुल मत जाना, इस चेहरे के पीछे कई चेहरे हैं। शराफत का नकाब हम हटाएंगे। इंग्लिश पर जितनी कमांड थी इसकी, लोगों का भरोसा भी जीत लेता था। पुलिस की माने तो इसने पाकिस्तान के कराची में पढ़ाई भी की है। भोपाल से करीब 1 महीने पहले रायपुर आया, फिर गायब हो गया। 6 शहर में ये छुप रहा था, दुर्ग, नागपुर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और चंडीगढ़। लगातार बदल रही लोकेशन ने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया, लेकिन इस हत्यारे का सुराग हाथ नहीं लगा। अब इस पर कत्ल का जो संगीन इल्जाम लगा है, उसकी खूनी कहानी भी आपको सुनाते हैं। टेक्निकल हिट के आधार पर पहचान की गई थी उसके लिए टीम यहाँ से रवाना हुई थी। टीम ने चंडीगढ़ से उसको पकड़ के लाया है। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो 20 से 25 हजार रुपये उधारी लिया हुआ था रत्नेश्वर बनर्जी से। उसी को उसको मांग रहे थे तो ये इसी बात पर विवाद हुआ। विवाद में इसने अचानक वहीं रहते हुए नटराज की मूर्ति, हेलमेट आदि से मारपीट किया था, जिससे रत्नेश्वर बनर्जी की मौत हुई थी। मुकेश कुमार सरवानी को पकड़ा गया है। रायपुर के खम्हारडी थाना इलाके के अंजलि विहार में दीपावली के 2 दिन पहले बुजुर्ग दंपति पर हमला हुआ था। बुजुर्ग रत्नेश बनर्जी और उसकी पत्नी माया बनर्जी पर जानलेवा हमला किया गया। रत्नेश बनर्जी की इस हमले में जान चली गई। रत्नेश बनर्जी की हत्या नटराज की मूर्ति के वार से हुई थी। कई बार उन पर हमला किया गया। पत्नी की भी जान लेने की कोशिश की गई। हेलमेट से भी वार किया गया था। कत्ल किया था आरोपी मुकेश ने। मुकेश भोपाल से रायपुर आया था। रत्नेश बनर्जी के घर किराए का मकान लिया। किराएदार मुकेश को उधारी का चस्का था। अपना शौक पूरा करने के लिए उधारी लेता था। कई लाख रुपए का कर्जा था इस पर। मकान मालिक से आखिर उसकी हुज्जत क्यों हुई? क्यों मकान मालिक की उसने हत्या की? तो यहां भी कहानी उधारी की थी। करीब 20,000 रुपए मुकेश ने उधार लिए थे, लेकिन जब मकान मालिक ने रुपए उधार मांगे तो मुकेश तैश में आ गया और उसने मकान मालिक की हत्या कर दी। किराएदार मुकेश की चंडीगढ़ से गिरफ्तारी हुई है। खुलासे ने सबको हैरान कर दिया। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर शिवपुरी में एक जवान की चप्पलों से पिटाई हुई है। छुट्टी पर यह जवान आया हुआ था, चप्पलों से इसे पीटा गया। असम में ये जवान पदस्थ है और मारपीट इसके साथ की गई है। जवान ने थाने में किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। अमोला थाना इलाका लगता है, सिरसौद का यह पूरा मामला है। शिवपुरी में जवान की चप्पल से पिटाई। अमोला थाना इलाके के सिरसौद का ये पूरा मामला है। जवान के साथ मारपीट की गई है, क्यों की गई है, क्या वजह है, ऐसे कई सारे सवाल हैं। जैसे आपके मन में है वैसे सभी के मन में है। असम में पदस्थ जवान ये है और थाने में इसने कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। छुट्टी पर ही आया हुआ था और 2-3 लोग आपको पीटते हुए नजर आ रहे होंगे। एक सफेद पतलूनधारी युवक है
वो इसे पीट रहा है। क्यों पीट रहा है, ये एक बड़ा सवाल। जांजगीर चांपा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लेट फीस पर ब्याज लेने वाले प्राइवेट स्कूल की जांच होगी। लेट फीस पर ब्याज लेने वाले प्राइवेट स्कूल की जांच होगी। 10% ब्याज लेने वाली खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर चलाई थी और उसके बाद अब इसका बड़ा असर, जांच की जाएगी। स्कूल पर अभिभावकों को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं, बच्चों को स्कूल बस से उतारने के आरोप लगे हैं। स्कूल संचालक की मनमानी पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने डीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसे टीम बनाकर जांच के निर्देश दिए हैं। इधर छतरपुर में भी न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खाद वितरण के दौरान भगदड़ मचने का पूरा मामला। किसानों पर टोकन फेंकने वाला कर्मचारी बर्खास्त बर्खास्त बर्खास्त। एमपी एग्रो के जिला प्रबंधक को भी नोटिस जारी किया गया है। किसानों पर टोकन पर्ची फेंकने के बाद भगदड़ मच गई थी। न्यूज 18 की खबर पर कलेक्टर का एक्शन। कल का यह पूरा मामला है छतरपुर में, यह हमने आपको दिखाया था। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग लगे, जो किसान है वो लगे हुए थे। इस दौरान टोकन फेंक दिया गया किसानों के ऊपर। इसके बाद भगदड़ जैसी स्थितियां बन गई थी। इसमें एक जो किसान है वो जख्मी भी हुआ था और न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई। कलेक्टर ने एक्शन लिया। इधर मिनी मुंबई में बिजनेसमैन से लूट के मामले में बड़ा अपडेट हुआ है। छोटी ग्वाल टोली से बदमाशों ने बाइक चुराई थी। इंदौर का यह पूरा मामला है। हमने आपको बताया पॉश इलाका है। जिस अपार्टमेंट या जिस सोसाइटी में चोरी हुई है वहां पर औसत कीमत है एक घर की 1.5 करोड़ रुपए। उसके बाद भी लूट हो गई, बताइए। तो ये तस्वीरें देख लीजिए। बड़ा अपडेट यह है कि बदमाशों ने छोटी ग्वाल टोली से बाइक चुराई और फिर इसी का इस्तेमाल किया। बाइक चुराते हुए भी ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हैं। बदमाशों की तलाश के लिए कई जिलों में सर्चिंग की जा रही है। तुकोगंज थाना पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। एक तस्वीर जब बाइक चुराई जा रही है, जो दूर से आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। दूसरा ये देख लीजिए, क्योंकि बाइक किसी और की थी, चलाते बन नहीं रही थी, भड़ाम से गिर गई। टाइट जीन्स पहनकर लूट करने आए थे, ठीक से बैठ नहीं पा रहे थे, जूता उतर गया, दूसरे वाले ने जूता पकड़ा और फिर फरार हो पाए। चोरी की बाइक से लूट की वारदात। और बड़ी खबर आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। धमकी का एक वीडियो जारी किया है। आतंकी ने कहा है कि 16-17 नवंबर को राम मंदिर में हिंसा होगी। इस धमकी भरे वीडियो की जानकारी मिलने के बाद राम जन्मभूमि परिसर हाई अलर्ट पर है। वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर मौजूद है। परिसर की सघन तलाशी की जा रही है। पन्नू ने यह वीडियो जारी कर धमकी दी है। ये इसी तरह से धमकियां देता है। कहीं कोने कांटे में छुपकर एक वीडियो बना देता है और फिर उसे धमकी कहता है। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। To these Indian diplomats will be on 16th November at Calvary Hindu Temple in Mississauga, 17th November, Triveni Hindu Temple in Brampton. 6 for Justice is going for kill Modi politics. Modi and Shah, Canada is not Ayodhya. Since RSS, Bajrang Dal, BJP foot soldiers, they have tried to attack Gurdwara Sahibs in Canada. Now, we are going to shake the very foundations of your Ayodhya, the birthplace of India's Hindutva ideology.
सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शंकर, इससे पहले भी इसने एयर इंडिया को लेकर धमकी दी थी। अब ये 16-17 नवंबर को राम मंदिर उड़ाने वाला है। ये सिर्फ कुछ करेगा या उड़ाता ही रहेगा हवाई? शंकर, निश्चित तौर पे आपने एक लाइन में सटीक बातें आपने इस आतंकी गुरपत्न सिंह पन्नू के बारे में आपने कह दिया है। जिस तरह से पन्नू की अगर बात करें तो इस तरह की धमकियां पिछले 5 साल में कई बार वो देता रहा है, लेकिन अगर हम अपने भारतीय खुफिया एजेंसियों की बात करें, भारतीय जांच एजेंसी की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, तो वो इस तरह से के मामलों पर निपटने के लिए हमें से पहले से अडिग है और बेहद सतर्कता के साथ में जांच पड़ताल भी कर रही है। और इस तरह के जब भी धमकियां पहले मिली हैं तो उससे लड़ने के लिए पहले से सतर्क रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मामलों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ में मिलकर के इस तरह के मामलों पर निपटते रहती है। लेकिन जिस तरह से पन्नू की धमकी है, उस धमकी को भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है। और राम मंदिर के आसपास की जो सुरक्षा व्यवस्था, निश्चित तौर पर वहां पे चाक चौबंद व्यवस्था पहले से और ज्यादा की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला बेहद एक संवेदनशील है और उस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे सुरक्षा व्यवस्था का जो कार्यभार है उसको और बढ़ाया गया है। लेकिन पन्नू की अगर बात करें तो पन्नू जिस तरह से विदेश में बैठ करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है और अक्सर इस तरह की धमकियां देता रहा है, तो इन तमाम मामलों पर आगे तफ्तीश भी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गीदड़ भभकी ही सही हम देखेंगे, और हो सकता है नया कैमरा लिया हो, वीडियो बनाने का शौक हो, तो क्या किया जाए, चलो धमकी दे दी जाए। बहुत धन्यवाद शंकर इस अपडेट के लिए। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है, लेकिन सहकारी समिति के लोग धान खरीदी केंद्रों से नदारद हैं। धान खरीदी नियमों में बदलाव किए गए, इससे समिति के लोग नाराज बताए जा रहे हैं, आंदोलन पर चले गए हैं। ऐसे में धान खरीदी समय से शुरू होगी या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। से धान की खरीदी होगी और इस वक्त हम मौजूद हैं धान खरीदी केंद्र में। देखिए तैयारी की जा रही है, बारदाना भी लाया जा रहा है और हमारे बीच मौजूद हैं उन्नत किसान। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ रहा है और बाकी किसानों का भी मनोबल खराब हो रहा है। अब मान के चलिए, अब सबको अपना अपना माल लेके आना है सोसाइटी में, और अगर इस तरह से अगर व्यवस्था यहाँ पे अगर नहीं होगी तो फिर बहुत तकलीफ होगी। हालांकि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो समिति के हड़ताल पर गए हुए हैं, हड़ताल चल रहा है और इसलिए कई ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं, समिति है, वहां पर तैयारियां हैं, वो नहीं हो पा रही है। लेकिन कुछ ऐसे समिति भी है जहां पर तैयारी है, वो चल रही है, बाकायदा टोकन भी काटा जा रहा है। और आप किस तरह की तैयारी है आप लोगों का, हड़ताल का क्या असर रहा है? हड़ताल का तो बहुत बुरा असर है, क्योंकि हम कर्मचारी 2 ही लोग हैं सोसाइटी में और सीनियर लोग है नहीं है, अपनों को ज़्यादा नॉलेज है नहीं सोसाइटी के बारे में क्या है। और बाकी धान खरीदी का तैयारी तो पूर्ण हो चुकी है। मोबाइल है हाथ में तो आप ऑनलाइन टोकन भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे किसान हैं जो इस आधुनिक तकनीक को जानते हैं। हड़ताल में जाने की वजह से धान खरीदी केंद्रों में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है और ज़रूरत इस बात की है कि समय रहते जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी हैं, उनसे बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए ताकि प्रदेश के किसान को किसी तरह की दिक्कत है वो ना हो। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब टॉप